बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कैंपेन का जो इख्तिताम किया है वो बड़े जलसों से किया है और अच्छे खासे बड़े जलसे हैं और इसके लिए कोई ज़्यादा तैयारी भी उनको नहीं करनी पड़ी। जैसे ही उनको परमिशन मिली और क्योंकि आखिरी रात होती है तो फिर लोग निकल आते हैं कैंपेन की। तो कसूर वाला जलसा हो या बाकी अज़ला के अंदर जलसे हों, खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे ही बड़े जलसे कर रहे थे, लेकिन पंजाब में जिस तरह के बड़े जलसे हुए हैं इससे जो एक मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ढूंढना चाह रही थी, एक नई तहरीक का कि इमरान खान साहब को बाहर लाने के लिए एक तहरीक चलाई जाए और मैंडेट वापस लेने के लिए एक तहरीक चलाई जाए, तो वो तहरीक चलाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया इन जलसों की सूरत में। अगर तो इस प्लेटफॉर्म के मिलने के बाद और इन कामयाब जलसों के बाद तहरीक इंसाफ जीत जाती है इन हलकों में, तो तहरीक इंसाफ का मोमेंटम मज़ीद बढ़ जाएगा। जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने ये फ़ैसला किया है कि जितने मर्ज़ी दो नंबरी फ्रॉड करना पड़े, जितना मर्ज़ी धोखा देना पड़े और जितना मर्ज़ी जुल्म और फस्तायत करनी पड़े, चाहे मुंह पे जितनी मर्ज़ी कालक मलनी पड़े, इस इलेक्शन को हर हाल में तहरीक इंसाफ से छीनना है। चाहे फॉर्म 45 के तहत छीने, चाहे फॉर्म 47 के तहत छीने। मैंने पिछले वीलॉग में आप सबको बताया था कि अगर आपने इस इलेक्शन को जीतना है और रवायती सियासी जमातों या उस माफिया से जो लोगों को वोट डालने से रोकना चाहता है, लोगों को डिस्करेज करना चाहता है, तो दो तीन चीज़ें करनी है। नंबर एक, लोगों ने निकलकर वोट डालना है, ये आपका राइट है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। नंबर दो, फार्म 45 के हुसूल तक आपने पोलिंग स्टेशन पर रुकना है और फार्म 45 पे सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं लेने, बल्कि जो आपके साथ बाकी वहाँ पे मौजूद पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनके भी दस्तखत लेने हैं और अपने भी करने हैं। इस तरह जो फार्म 45 है वो मुसद्दका फार्म 45 बन जाएगा, सबके उसके ऊपर दस्तखत मौजूद होंगे और फिर कोई उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। लिहाजा ये असल फार्म 45 होगा। जो नकली फार्म 45 होगा उसके ऊपर सिर्फ अकेले प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होंगे और बाकी दस्तखत जाली किए गए होंगे। लिहाजा असली दस्तखत वाला फॉर्म 45 हासिल कीजिए। इसकी बुनियाद के ऊपर आप अदालत से अपनी हार को जीत में बदल सकेंगे। टाइम लग जाएगा, लेकिन इस दो नंबरी को अगर काबू करना है तो यही एक रास्ता है। और इसके बाद फॉर्म 47 के हुसूल के लिए तमाम वो लोग जो फॉर्म 45 ले चुके हैं वो आरओ के दफ्तर जाएं और जाकर वहाँ से अपनी जीत का नोटिफिकेशन यानी फॉर्म 47 हासिल करें। यही तरीका है इस इलेक्शन को काबू करने का। दूसरा, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा दिन दिखाए कि क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग किसको वोट डाल रहे हैं, ताकि एक प्रेशर डेवलप हो कि जिसको वोट डले उसी का वोट गिना जाए, उसी का वोट बक्से के अंदर से निकल कर बाहर आए। तो ये तो है जनाब तरीका। अब ये जो बड़े बड़े जलसे हो गए हैं ना, इन्होंने बहुत घबराहट डाल दी है, ख़ास तौर पे पंजाब में PMLN के कैंप में। कसूर वाला जो जलसा था वो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जलसा था और उस जलसे की इतनी घबराहट हुई कि मलक अहमद ख़ान को खुद मैदान में उतरना पड़ा। क्योंकि देखें, कोई भी वज़ीर, कोई भी स्पीकर, कोई भी डिप्टी स्पीकर ये मैदान में उतरकर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते किसी भी पार्टी की। लेकिन हमने देखा कि मलक अहमद ख़ान साहब निकले, उन्होंने निकल कर जलसा किया कसूर में और वहाँ पर वादे वईद भी किए। तो मलक अहमद ख़ान ने कानून को तोड़ा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सवाल उठा रही है, मैं भी खिलाफ वर्जी भी हो रही है, जबकि यहां जो मौजूद लोग हैं इनके ऊपर पर्चा हो गया, जो वहां मौजूद लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है इस पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ। और यही हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून कुछ भी करे, पीपल्स पार्टी कुछ भी करे, फजलुर रहमान कुछ भी करे, MQM कुछ भी करे, इन पॉलिटिकल पार्टीज को या बलूचिस्तान अवामी पार्टी वगैरह ये कुछ भी करें, इनको इस्तिस्ना है इस मुल्क में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही थोड़ा सा कोई काम करने लगती है उनके ऊपर पर्चे हो जाते हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, उनको गायब कर दिया जाता है, इगवा बराए बयान हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये मलक अहमद ख़ान को डांटने से कुछ हासिल नहीं होगा या मलक अहमद ख़ान की क्लास लेने से मरीम नवाज़ को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शाकिर अवान साहब के बकौल क्लास लिया मरीम नवाज़ ने मलक अहमद ख़ान की, कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी एक वजह है, अगर किसी की क्लास लेनी बनती है ना तो वो मियाँ नवाज शरीफ है। मरीम नवाज़ को अगर क्लास लेनी है तो मियाँ नवाज शरीफ की क्लास लेनी चाहिए। वो इसलिए कि ना मियाँ नवाज शरीफ साहब डील करते, ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारते और ना अपनी मकबूलियत की इमारत को ज़मीन बोझ करते। मियाँ साहब ने अपनी मकबूलियत तबाह करके सारी की सारी मकबूलियत इमरान खान साहब की झोली में डाल दी और इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट गए। इमरान खान साहब ना डील कर रहे हैं, ना पीछे हट रहे हैं, ना अपने मौक़िफ़ को छोड़ रहे हैं, तो सारी सपोर्ट पब्लिक की उनके साथ चली गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डील भी कर ली, अपना मौक़िफ़ भी
चेंज कर लिया और इक़्तिदार का गंदा टोकरा अपने सर पर रख के उसको भी कबूल कर लिया। तो ऐसी सूरत हाल में लोग क्यों उनको वोट डालेंगे या लोग क्यों बाहर निकलेंगे उनके जलसों और जुलूसों के लिए? तो मलिक अहमद खान की क्लास लेने से बेहतर है कि मियाँ नवाज शरीफ की क्लास ले, मरियम नवाज साहबा, कि मियाँ साहब तुसी बर्बादी फेर देती अपनी पार्टी दी और पार्टी के पल्ले आपने कख नहीं छोड़ा। अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें ज़्यादातर जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशस्त से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी टिकट पे घोड़ा उनका इंतखाबी निशान है। देखते ये हैं कि घोड़ा कितना भागता है, क्योंकि फैसला तो ये किया गया है कि हर हाल में घोड़े को हराना है, लेकिन घोड़ा कितनी तेज़ भागता है और इस रेस को जीत पाता है या नहीं जीत पाता डिपेंड करता है कि लोग कितनी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ते हैं और अपने वोटों की गिनती करवाते हैं। यह है सबसे इम्पॉर्टेंट। इमरान खान साहब ने जो बाजोड़ वाला वाक़या हुआ उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान में रियासती निज़ाम का शरादा बिखर चुका है। गोया जजेस को डराना धमकाना, आम इंतखाबात पर डाका डालना और पुलिस थानों पर धावे बोलना काफ़ी ना था कि वो नामालूम अफराद जो अब ज़्यादा नामालूम भी नहीं रहे NA 8 बाजोड़ में इलेक्शन ऑफिस पर हमलावर हुए हैं, जहां उन्होंने तोड़ ने खुद इंसाफ किया और ना मातहत अदालतों से इंसाफ दिलाया। ये रऊफ़ हसन जो है तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा है। देखें, बल्ले का निशान छीनने वाली बात तो पूरी दुनिया कह रही है कि कादी फ़ायद ईसा साहब ने ज़्यादती की है और वो नाइंसाफ़ी है। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली नहीं, अदालत से ही जाके मामला हल होना था। वो कादी फ़ायद ईसा साहब ने क्या किया वो आपको पता है। आरओज़ लगाए गए, पहली मरतबा कि जुडिशल ऑफिसर्स को आरओज़ लगाने के बजाय आरओज़ लगा दिया गया किनको? ब्यूरोक्रेट्स को। ब्यूरोक्रेट्स जो है वो आराम से कंट्रोल हो जाते हैं, उंगलियों पे चल जाते हैं, लिहाजा वो आरओज़ ने जो तबाही फेरी वो भी कादी फ़ायद ईसा साहब के खाते डाली जाती है। हालांकि ऐसा पहले माजी में इलेक्शन में नहीं होता रहा, लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब ने बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो इंडिपेंडेंट लोग तज्जिया करते हैं ये सारा रास्ता बना कर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि कादी फ़ायद ईसा साहब ने उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, जुल्म किए हैं और उनकी वजह से तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अब एक डिटेल्ड पूरा ख़त है, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है, लेकिन जो 6 जजेस वाला मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, एक तो कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को कि आप अपनी तजावीज़ दीजिए कि इस मामले से कैसे निपटना है। वो जजेस पहले खुद पूछ रहे हैं कि जनाब बताएं हमें क्या करना है हमें, और अब उन्हीं जजेस से तजावीज़ मांग ली गई है। बहरहाल देखते हैं वह क्या होता है, क्योंकि ये फुल कोर्ट की तरफ मामला जाएगा। दूसरी जानिब इसी मामले पे अदलिया की आज़ादी को महफूज बनाने के हवाले से गौर करने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कानून बना दिया है और उसके मुताबिक जो 65 साल की उम्र में ऑफिसर को रिटायर होना पड़ता था, अब वो 65 साल की उम्र की हद ख़त्म कर दी गई है। यानी उसके बाद भी अगर कोई काम करना चाहें तो वो काम कर सकते हैं, हुकूमत उनसे काम लेती रहेगी। देखिए, जो 65 साल की उम्र में पहुंच गए हैं ना और हुकूमत इनसे और काम लेना चाहती है। अब एक बात सोचिए, अगर ये इतने अच्छे लोग होते तो ये 40-40 साल से इन नौकरियों के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके बारे में हुकूमत को लगता है कि इनको 40 साल काम करने के बावजूद मज़ीद काम करवाना चाहिए 65 साल की उम्र के बाद। अगर तो ये इतने अच्छे, तगड़े, ईमानदार, पाकिस्तान को बेहतरीन चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर होते या ऑफिसर्स होते तो पाकिस्तान आज कहाँ होता। अगर पाकिस्तान आज बुरी सूरत हाल में है तो इसका मतलब ये है कि ये 65 साल की उम्र में पहुंचने वाले लोग जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बाबे बन चुके हैं, इन्होंने पिछले 40 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लिहाजा इनको तो हाथ जोड़ के इनके घर भेजना चाहिए कि सर ऑफिस का नंबर पूरा करके ये कादी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन वाले मामले की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर उन चीज़ों को रोकना है तो पाकिस्तान की पब्लिक के पास एक मरतबा फिर मौका है। सुबह निकल कर वोट दें, वोट की हिफाजत करें, रिजल्ट लें और माफिया को शिकस्त दें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।